हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 25 यानी तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हम लोग 24 यानी 24 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। और जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जा कर के सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और उसके बाद फिर आगे का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करें। ओके। और आपको बता दें कि ये सीडीपी का क्वेश्चन जो है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट जो है ना, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वालों दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, प्रैक्टिस सेट का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, जितना आप लोग प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। और यहाँ पर लिखा है सीटेट 2024-2025। ठीक है, तो 2024-2025 के लिए है ही, लेकिन इसके आगे भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही मिलेगा, ना कि इससे कोई हानि होने वाली है आपकी। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस करने का तौर तरीका, टाइम मैनेजमेंट सही होगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतिरक्षा समय ... के सही अनुपात में होना चाहिए। बताइए भाई। पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, या फिर वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। ठीक है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतिरक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम। आप लोग मान लीजिए आप विद्यालय के शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न ... का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है भाई? आप लोग बताइए। आप लोगों को हमने माना है कि आप लोग विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बताइए भाई, क्या मानेंगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? निम्न स्तरीय अभिसारी, या फिर निम्न स्तरीय अपसारी, या फिर उच्च स्तरीय अभिसारी, या फिर उच्च स्तरीय अपसारी? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता है, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों के कार्य प्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सके, तथा उनमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक से सार्थक रूप से दूर कर सके। ओके, तो आप लोग जान लीजिए अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या है भाई। ठीक है, अभिसारी चिंतन केवल एक बिंदु पर होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, बच्चों का केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। उदाहरण के लिए है, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है भाई। ठीक है, तो
एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ ना। और आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी अभिसारी चिंतन के ही उदाहरण हैं। ओके। अब दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं? जब किसी बालक को चिंतन के लिए अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप ईंट का प्रयोग कितने तरीके से कर सकते हैं। सोचिए भाई, कितने तरीके से आप ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। ईंट का प्रयोग घर बनाने के लिए कर सकते हैं, ईंट का प्रयोग फर्श बनाने के लिए कर सकते हैं, ईंट का प्रयोग हाउस बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके माइंड में बहुत से मतलब ईंट ईंट से होने वाले कार्य या फिर ईंट का प्रयोग कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे तरीके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है अपसारी चिंतन। ओके। जिसे हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ओके। और अभिसारी चिंतन को क्लोज्ड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए सीखने डॉट 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 आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच डॉट 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 के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है भाई, बताइए। मतलब इस डॉट डॉट के स्थान पर क्या भरा जाएगा? का अंतर, या फिर का भिन्नता, या के लिए संबंधों, या फिर के लिए अंतर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, के लिए संबंधों, ठीक है। देखिए, सीखने के आकलन और मतलब सीखने के लिए आकलन, ठीक है। सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ओके। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है, ठीक है। सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह खास तौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है। इसलिए सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी डैश कौन है भाई? देखिए, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। या फिर के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। या फिर के लिए पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक
शब्द डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा भाई? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या फिर एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत, या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत, जो कि बुद्धि को ही परिभाषित कर पाती है, यह व्यापक शब्द को सार्थक नहीं करती है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया भाई? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक, और सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डॉट 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 करते हैं, यह सीखने के वातावरण डॉट 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 डॉट। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, या फिर परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, या फिर व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर निर्मित पर प्रभाव डालता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। क्या है भाई? उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर बिना विचारे जल्दबाजी में काम या कार्य करने की प्रवृत्ति, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर असफलता से बचने की प्रवृत्ति। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। ओके, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी सही है। उपलब्धि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। ठीक है, उपलब्धि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। इस अभिप्रेरणा से व्यक्ति में चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतया लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है भाई? बताइए।
पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। या फिर लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। या फिर लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। या फिर लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों को नियंत्रित या नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़े रिकॉर्ड करवाते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ... का एक सशक्त साधन है। क्या है भाई सशक्त साधन? बताइए। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। या फिर बी है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। या फिर सी है सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने। या फिर डी है शिक्षकों के भार को हल्का करने। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने। ठीक है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण ... परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है भाई? असमूह बुद्धि लब्धांश, या फिर व्यक्तित्व, या फिर मौखिक बुद्धि लब्धांश, या फिर संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांश। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश। ओके, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश परीक्षण का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? बताइए भाई, कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, या शिक्षण का ज्ञान। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, योजना की दृढ़ता। ठीक है, योजना की दृढ़ता सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। क्या है भाई? अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन बी है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और ऑप्शन सी है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया।
ओके। और ऑप्शन डी है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उचित सरकारें दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ओके। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। बताइए भाई अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, या फिर अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। ओके। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है कि अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैडम चाय खाती है। वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन बी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट 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 की ओर संकेत करता है। किस ओर संकेत करता है भाई। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या फिर अनुरूपित शिक्षण, या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है। इसके फोल्डिंग का अर्थ है मचाना। ठीक, मचान बनाना या मचाना बनाना। यह एक नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है जिससे वयस्क बच्चों को सीखने में सहयोग मिलता है। ठीक है। इसके फोल्डिंग का अर्थ है मचान बनाना या नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है जिससे वयस्क बच्चे को सीखने में सहयोग मिलता है। ठीक है। तो इसके फोल्डिंग आप लोग समझ गए ना। हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं इसके फोल्डिंग का जो कि आप लोग उस एक्टिविटी को किए भी होंगे। ठीक है। जब हम लोग छोटे थे या फिर जब आप लोग छोटे थे तो आप लोग साइकिल चलाना सीखते थे। ठीक है। तो जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो आपका कोई गार्जियन
या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन आपको पीछे से सहारा दे रही होती हैं, ठीक है, साइकिल चलाने के लिए। तो जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपके गार्जियन जो पीछे से साइकिल को पकड़े रहते हैं वो छोड़ देते हैं साइकिल को और बोलते हैं कि हाँ हम पकड़े हैं, आप चलाओ, ठीक है। तो ये भी है एक स्कैफोल्डिंग है, यानी पाड़ या ढांचा, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पोररी हेल्प, ठीक है। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है टेम्पोररी हेल्प, कि मतलब लगातार हेल्प आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि मतलब आप संभल सको, उतना हेल्प मिल सकता है आपको, ठीक है। जैसे ही आप साइकिल चलाना मतलब जैसे ही आप साइकिल चलाते हैं तो आपके पीछे का गार्जियन साइकिल को छोड़ देता है और फिर जैसे ही आप गिरने लगते हैं तो साइकिल को पकड़ लेता है ताकि आप गिरे ना, इसे ही कहते हैं टेम्पोररी हेल्प। और एक एग्जांपल बताएं, अपनी घटना बता रहे हैं, सच्ची और रियल घटना। हम जो है इंडियन आर्मी की मतलब फिजिकल में गए थे, रनिंग में। तो 3 राउंड जो है अच्छे से आगे के 7 बंदों में थे, ठीक है, आगे के 7 लड़कों में डटे रहे। उसके बाद भी फिर जो है चौथा राउंड आया ना, चौथा राउंड 300 मीटर तक 10 से 12 राउंडों में जमे थे। उसके बाद भाई 100 मीटर में हमको करीब 20 से 25 बंदे ने लीड दे दिया, मतलब 20 से 25 बंदों ने हमें पछाड़ दिया। साथ में मतलब ग्राउंड के बाहर जहाँ हम लोग दौड़ रहे होते हैं उसके चारों तरफ इंडियन आर्मी के लोग, मतलब इंडियन आर्मी के जवान रहते थे। तो एक इंडियन आर्मी ने हमको कहा, हाँ बेटा जोर लगा, जल्दी कर, दौड़ दौड़ आगे बढ़, निकल जाएगा तेरा। मतलब ये भी एक एक तरह से इसके फोल्डिंग ही था, ठीक है। तो जो वो इंडियन आर्मी के जवान थे वो हमें एक तरह से सहारा दे रहे थे, और वो जो इंडियन आर्मी के जवान थे ना वे हमको बोले कि दौड़ बेटा दौड़, निकल जाएगा तेरा। इतना ही नहीं बल्कि देर तक मतलब 8 से 10 कदम जो है हमको धक्का देते हुए ले गए, लेकिन हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं थी कि खुद से 10 कदम आगे चल सके। उन्होंने इतना भी हेल्प किया कि धक्के दे कर के हाथ से, मतलब धक्के भी दिया कि भाई दौड़, निकल जाएगा तेरा। लेकिन किस्मत की बात होती है भाई, नहीं निकला मेरा इंडियन आर्मी का रेस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डॉट 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 के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किस तरह से समझा जा सकता है भाई? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है, जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। उसके बाद अन्य मांगों जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग, आत्मानुभूति मांग आता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डॉट 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 है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डॉट 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 है। क्या भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? घटाता है या फिर प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता, घटाता, या फिर बढ़ाता।
बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन है डॉट डॉट के स्थान पर भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है, घटाता प्रभावित नहीं करता। ठीक है। बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। कौन है भाई? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रगतिशील विद्यालय। ओके, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। इनके द्वारा या इनके अनुसार इस तरह के विद्यालय में प्रयोगों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा तथा लैब के माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बताइए भाई। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण या फिर व्यक्तिकता और विनिमय या फिर अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और बी। ठीक है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय। ओके, कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं। उनमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिविमुखता, ठीक है, अभिमुखता होती है। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और वैयक्तिकता तथा विनिमय की भावना होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बताइए भाई, अगर एक बच्चा आपसे आकर के कहता है कि उसका दादा आया है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं भाई, बताइए आप लोग, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? ऑप्शन फर्स्ट है, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, ऐसा कहोगे आप लोग? या फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ऐसा कहोगे? या फिर अच्छा आपके दादाजी आए हैं, ऐसा कहोगे? या फिर ऐसा कहोगे बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा वाक्य आप प्रयोग करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, आप लोग बोलेंगे अच्छा आपके दादाजी आए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, आप लोग जानते ही हैं, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वे शिक्षक के सही गलत सभी तरीकों का अनुकरण करते हैं। शिक्षक होने के कारण अभिभावकों के प्रति सम्मानीय, ठीक है, सम्मानीय शब्दावली का प्रयोग करना आपका एक उत्तरदायित्व है। अतः आप कहेंगे अच्छा आपके दादाजी आए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं भाई? यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है या फिर यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह
शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, या फिर यह घटनाओं का सही वर्णन है, या फिर यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिश्रित वायु वर्ग, ठीक है, मिश्रित आयु वर्ग है भाई, वायु वर्ग नहीं। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट 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 का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या फिर विकासात्मक अवस्थाओं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी सही है, विकासात्मक अवस्थाओं। ठीक है, मिश्रित आयु वर्ग वाले व्यक्तियों या विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे। बताइए भाई, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी ने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, या फिर सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू लेवल जो होता है 140 से अधिक होता है। प्रतिभाशाली बच्चे अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे में सोचने विचार करने की क्षमता अधिक होती है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी हाई होती है। इनको पुस्तक स्कूल से हटकर एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इनकी बुद्धि क्षमता अधिक होती है। ओके, प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि क्षमता अधिक होती है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं? बताइए भाई, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं? बताइए। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या फिर विकास विषमजातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या फिर विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष डैश अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय को प्रभावित नहीं करता।
या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या फिर आय के अनुसार अधिक समजातीय है, या फिर आय के अनुसार अधिक विषम जातीय है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, आय के अनुसार अधिक समजातीय है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बारे में कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बताइए भाई, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन डेवी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। और एरिक एरिक्सन जो है ना, ये एरिक एरिक्सन ये मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, और एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक भी लिखी है, इसको भी याद रखिएगा। एरिक्सन की पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। एरिक्सन के अनुसार समस्या को संकट नहीं, ठीक है, एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशील और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। ओके, ये भी एग्जाम में आ सकता है भाई। इस स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए एरिक्सन ने या फिर एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, किसने कहा है, एरिक्सन ने कहा है। ओके, और चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन इनको जो है चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। ओके, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। ओके, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की है। और बीएफ स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर महोदय इन्होंने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। चूहा जो था सफ़ेद था भाई, पूछ सकता है कोई, कुछ भी पूछ सकता है भाई, क्या ही किया जाए, इसलिए पूरा डिटेल जानते रहिए, आपके लिए ये अच्छा होगा। हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्किनर ने जिस चूहे पर प्रयोग किया था वह किस कलर का था, वह कैसा चूहा था, तो आपको पता रहना चाहिए कि वाइट कलर का था, सफ़ेद कलर का था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ है क्या है भाई। बताइए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ऑब्लिक ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, या फिर आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, या फिर शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, या फिर सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ठीक है, प्रगतिशील बच्चों के संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही तीव्र गति से शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरना,
विद्यालयों में जल्दी प्रवेश दिलाकर तथा तीव्र गति से विद्यालयी शिक्षा समाप्त करके बालकों की प्रतिभा का विकास करना बालकों की प्रतिभा का विकास किया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर पर प्रोन्नत कर उनके शैक्षिक गति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को डैश क्या करना चाहिए भाई? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। और चौथा है, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। या फिर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए या फिर इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एकल अभिभावक का उनकी योग्यता, क्षमता या बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए भाई, कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना या फिर शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ओके, प्रतिभाशाली छात्र में दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि उनमें मौलिक चिंतन, सृजनात्मकता आदि गुणों का संयोजन होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है शारीरिक गति की, ठीक, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? बताइए भाई, शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? बताइए भाई, कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, वाचक या फिर कवि या राजनेता? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शल्य चिकित्सा। ओके, शरीर गति की बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उनमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व उनमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। और है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में जिन व्यक्तियों में शारीरिक गतिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग डांसर, एथलीट, अभिनेता, अभिनेत्री, सर्जन आदि बनते हैं। ठीक है, और सर्जन मतलब डॉक्टर, शल्य चिकित्सा वाले,
ठीक है। और जिन व्यक्तियों में भाषाई बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग वकील, पत्रकार, कवि आदि बनते हैं। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के द्वारा दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से इंटरैक्ट या व्यवहार किया जाए से संबंधित है। जिन मनुष्य में इसका विकास अधिक होता है वे मनुष्य नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। ओके। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें अपने भावों व संवेगों को प्रकट करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित होती है। ओके। इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य खुद से इंटरैक्ट करता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए कम्युनिकेटिंग विथ ओन सेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके। जिन व्यक्तियों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की विकास अधिक होती है वे लोग आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। ठीक है। और एक होता है प्रकृतिवादी बुद्धि। जिन व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग किसान बनते हैं, माली बनते हैं, पेड़ की देख रेख करने वाले बनते हैं। ओके। और स्थानिक बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वे लोग मूर्तिकार, चित्रकार बनते हैं। और तार्किक गणितीय बुद्धि, आप लोग जानते हैं जिन मनुष्यों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग अध्यापक, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। ओके। तो दोस्तों ये तो थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन, लेकिन आपका उम्मीद है हमें 30 प्लस क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। 30 का बदला 60 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ओके। मिलते हैं।